एक तरह से क्लास 8 के अंतर्गत यह हिस्ट्री का छठा लेसन जिसका नाम है राष्ट्रीयवाद का प्रारंभिक विकास, और इसके आज जो संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों को देखेंगे। ये हमारा दूसरा पाठ है। तो पहला क्वेश्चन आज के, सन 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का क्या महत्व है। ऐसे आप भी जानते हैं कि सूरत जो अधिवेशन हुआ था उसी में कांग्रेस दो भागों में बट गया था। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि आखिर ये दो भागों में जो बटा कांग्रेस पार्टी, तो उसका आखिर क्या महत्व, मतलब उसका क्या एक तरह से महत्व है। तो कांग्रेस के इतिहास में देखिएगा ना, तो 1907 का सूरत अधिवेशन सबसे एक विशेष महत्वपूर्ण है। इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस का एगो नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई। कब? 1907 में। अधिवेशन का नाम क्या? तो सूरत अधिवेशन। और एक गरम दल, तो दूसरा का नाम नरम दल। गरम जो दल है वो गरम दल की अनुनय विनय नीति को, यानी जो गरम दल है उन नरम दल की अनुनय विनय नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति मानकर उसका कटा आलोचना करते थे। यानी गरम दल वाले जिनका खून गरम है, और नरम दल वाले को कह रहे कि जो तुम अनुनय विनय की नीति करते हैं ना, ये कर दीजिए, ये काम कर दीजिए, हम भी आपका ये कर देंगे। वो बोल रहा है कि भिक्षा के जैसे है, ये तो भीख मांगने का समान है। और सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष के चुनाव के लेकर, जैसे ये 1907 में सूरत में जो अधिवेशन हो रहा है, ये सूरत अधिवेशन, इस अधिवेशन में अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कि दो भागों में बट गए, नरम दल है वो गरम दल, पर इसका अध्यक्ष कौन करेगा, इसका हेड कौन रहेगा, इसका मतलब दोनों का अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसी को लेकर दोनों में क्या हुआ कि भीषण विवाद पैदा हो गया। फलतः दोनों दल के जो प्रतिक्रियावादियों ने अलग अलग बैठकों को, इस अधिवेशन के बाद गरम दल का नेता बाल गंगाधर तिलक की लोकप्रियता बढ़ गई। यानी कि सबसे मेन झगड़ा क्या था कि इस दल का अगुवाई कौन करेगा, गरम दल का या नरम दल का। और गरम दल वाला कह रहा है तो गरम दल को ज़्यादा वैल्यू देगा, अगर नरम दल वाला गद्दी पर बैठ रहा है तो नरम दल की बातों को ज़्यादा तवज्जुह देगा। और इसी को लेकर ये दोनों दल आपस में बट गए। और बटने के बाद बताया गया है कि इस बैठक के बाद तनी गरम दल को तनी ज़्यादा बेनिफिट हुआ, और इसमें जो बाल गंगाधर तिलक है उनकी लोकप्रियता सबसे, जो गरम दल के है उनकी लोकप्रियता सबसे बढ़ गई। दो दलों में विभाजित हो जाने के फलस्वरूप कांग्रेस पार्टी की जो शक्ति है ना, कांग्रेस की शक्ति छीन हो गई। जो घर अभी एकजुट था, कांग्रेस पार्टी एकजुट था, जैसे दो भागों में बटा, उनकी शक्ति क्या हो गया कि कमज़ोर हो गया। और इसका लाभ किसी ने उठा लिया, वो है ब्रिटिश सरकार ने। अगर तुम्हारा घर एकजुट है तो किसी का दम नहीं कि तुम्हारे तरफ ताक सके, पर जैसे घर में बंटवारा होगा बगल वाले भी उसमें जो समझ लें। आगे हमारा मार्ले मिंटो सुधार की समीक्षा कीजिए। लॉर्ड मिंटो नाम सुने होंगे, और भारत सचिव मार्ले ने 1909 में यूनियन काउंसलर एक्ट पास किया। और इस कानून में बताया जाता है कि कार्यनिर्वाहक परिषद और प्रादेशिक कानून परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ गई। फिर से समझिए, हम लोग पढ़ रहे हैं लॉर्ड मिंटो सुधार। तो लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव मार्ले ने, दो अलग नाम है जी, लॉर्ड मिंटो और भारतीय सचिव मार्ले, दो अलग अलग चीज़। ये 1909 में क्या हुआ कि यूनियन काउंसिल एक्ट पास किए, और इस कानून में क्या हुआ कि कार्यनिर्वाहक परिषद और प्रादेशिक कानून परिषद की संख्या को बढ़ा दिया गया। और इस प्रकार अंग्रेज़ों ने उग्रपंथियों के विरोध में नरम पंथियों को सामने किया। यानी देखिए, जो उग्रपंथी मतलब कि खून गरम वाले, उनके सामने किसको लाके खड़ा कर दिया? नरम वाला, कि लड़ो, आपस में लड़ो। और बताया जाता है कि क्योंकि नरमपंथियों के विचार में उग्रपंथियों के आंदोलन दुर्बल थे। यानी कि नरमपंथी मान रहे लोग क्या है, तुम लोग का कौन वैल्यू है, तुम लोग का जो आंदोलन होगा ना गरम खून वाला, उतना कोई लोग तुम्हारे पक्ष में नहीं है। और गरम वाला मान रहा है कि अरे तुम तो भीख मांगने के समान
मतलब कहा जाए तो भिक्षावृत्ति के समान तुम लोग क्या करते हो, भीख मांगते हो। ऐसे दोनों का सोच है। यानी नरम वाला गरम को वैल्यू नहीं दे रहा है, और गरम मतलब दल वाला नरम दल को कह रहा है कि तुम तो भीख के समान अनुनय विनय की वृत्ति करते हो। मुसलमानों को अलग निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया, लो इसमें मुसलमानों को भी अलग कर दिया गया, यानी 3 खेला हो जाएगा। और इस प्रकार हिंदू मुसलमान के सांप्रदायिक भावनाओं को उसका उकसाया गया और लड़ने की पूरी कोशिश, मतलब कि लड़ाने की पूरी कोशिश किया। देखो एक ही देश और एक ही देश में कितने सारे भेष कर दिया, एगो नरम दल, एगो गरम दल, और ऊपर से एगो मुस्लिम हो गया। नरम दल, गरम दल, और उसी में एगो और फूट मार दिया कि मुसलमानों को अलग कर दिया। यानी तीनों आपस में लड़ते रहो, मरते रहो, अब बेनिफिट कोई और उठाएगा। यहाँ पर आगे देखिएगा तो फिर दिया है, कुछ सभा समितियों का उल्लेख कीजिए ना। यहाँ बताया गया है कि 1835 में बंग भाषा प्रकाशिक सभा, जो प्रथम राष्ट्रवादी संगठन, राष्ट्रवादी किसको कहेंगे, जो राष्ट्र के बारे में सर्वोपरि सोचे, और यह संगठित रूप से चिन्हित किया गया। राजनीतिक रूप से प्रथम जमींदार सभा जो 1838 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी आंचलिक संस्थानों के रूप में प्रधान थी। यानी 3 को जो जगह नाम बताए, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, जो प्रेसिडेंसी अंचल थे, इनको लेकर 1838 में ये प्रथम जमींदारी सभा और उसके प्रभाव से अन्य समिति और सभाओं की स्थापना किया गया। पर आगे देखिएगा, आ गया जी लॉर्ड कर्जन, बड़ा फेमस शख्स है। यही है 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांटने वाला। ठीक, मतलब लॉर्ड कर्जन तो आता है कभी, आपका ये जो सेकेंड यूनिट टेस्ट होगा इसमें क्वेश्चन बनता भी है कि बंगाल का विभाजन किसने किया, कब किया, और कब बंगाल का विभाजन रद्द किया। बंगाल को बांट दिया 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, जो कि एक तरह से गवर्नर जनरल। और फिर जब लोगों ने लगा विरोध करने, तो फिर 1911 में भाई तुम लोग एकजुट हो जाओ, बाई मिस्टेक हम गलती से बांट दिए। तो लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के लिए कुछ नियम कानून बनाए। 1899 में क्या किया, कलकत्ता पोर्ट सभा निर्वाचन सदस्य की संख्या कम कर दिया। लोग क्या नियम किया, यही कलकत्ता उस समय क्या थी, राजधानी, और यहाँ पर जो पोर्ट सभा था उसमें क्या किया, निर्वाचन सदस्यों की संख्या कम कर दिया, निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दिया। और साथ ही साथ 1904 में समाचार पत्र पत्रिकाओं को स्वतंत्र कर दिया। बोला जाओ जो मन करे वो छापो, हमें कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की विभाजन करने की भी बात कह दिया। बंगाल का विभाजन कर दिया, समाचार पत्र पत्रिकाओं को स्वतंत्र कर दिया, और 1899 में जो पोर्ट सभा के निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या को कम कर दिया। आगे आइएगा तो आपका जो क्वेश्चन है, गरमपंथी ने जातीय आदर्श चेतना को किस प्रकार जगाया। गरमपंथी किसको बोले जी, उग्रपंथी कहो या गरमपंथी कहो, और इन्होंने कैसे जातीय आदर्श चेतना को जगाया है, ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। तो ये गरम दल, जो गरमपंथी दल के लोगों ने बंगाल विभाजन का सबसे ज़्यादा विद्रोह किया। बंगाल विभाजन कब हुआ, किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन ने किया। तो लॉर्ड ये जो कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया, और इस विभाजन का न सबसे ज़्यादा किसी ने विरोध किया तो गरम दल वालों ने किया। नरम दल वाले तो छोड़ो ना, क्या हो गया, 2 भाग में बट गए। तो बाकी सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि ये गरम दल वाले किए। साथ ही साथ जातीय आदर्श चेतना को जगाए। जातीय आदर्श चेतना यानी कि जो जात का है, तो साथ ही साथ जातीय आदर्श चेतना को जगाए। कहने का अर्थ क्या है, भारतीय अतीत के गौरवपूर्ण उदाहरण से भारतीय जनता को सहारा दिया। यानी कि भारतीय जनता को जगाने का काम करे, हम लोग देखो कितने एकजुट थे, उनके बातों को जगाए। वीर शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया गया, शिवाजी को समझ ही रहे हो, तो वीर शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया गया, जिसका असर भारतीयों के योग्यता और उनके मानसिक स्तर पर पड़ा, मानसिक तनाव पर पड़ा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि गरम दल के लोगों का क्या उद्देश्य था। ये गरम दल आखिर क्या चाहते थे, इनका क्या उद्देश्य है।
तो गरम दल के लोगों पूर्ण स्वराज चाहते थे, यानी अपना अधिकार चाहते थे इस भारत पर। गरम दल के लोगों का यही सोच है, देश हमारा तो राज भी हमारा। और नरम दल वाले का सोच यही था, बस चलो जाने दो, जो राज कर रहा है करने दो, हमें बस आज़ादी दे। तो ये कौन आज़ादी है? ठीक, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गरम दल के लोगों का पूर्ण स्वराज चाहते थे और वे भारतीय जनताओं को एकत्र करके, यानी तुम लोग जनता हो, उन जनताओं को एकत्र करके अंग्रेज़ों के खिलाफ ये जो शोषण हो रहा है, ये जो अत्याचार हो रहा है, इन सब का जम का विरोध करने को कहते थे। गरम दल के लोग कहते थे, देखो ये जो अंग्रेज़ है ना, ये तुम्हारा अत्याचार, तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, तुम लोग बढ़ चढ़ कर इसका क्या करो, विरोध करो, नहीं तो ये और भी बढ़ते जाएगा। और गरम दल के लोगों का एक मुख्य उद्देश्य था पूर्ण स्वराज। बार बार बोल रहे हैं पूर्ण स्वराज, यानी ये पूरी तरह से स्वराज चाहते थे, पूरी तरह से अपना देश पर अधिकार चाहते थे। आगे देखिएगा तो दिया है कि नरम पंथियों के लोगों के कौन सी मांग गरम पंथियों ने नहीं मानी और क्यों। तुम लोग समझो, ये लोग नरम दल वाले, तुम लोग हो गरम दल वाले, तो नरम पंथियों के लोगों की कौन सी मांग गरम पंथी वाले नहीं माने, यानी गरम जिनका खून है, वो ठंडे खून वाले के कौन सी बात को नहीं माने। तो नरम पंथियों को धीरे धीरे एहसास हो रहा था, नरम दल वाले को, कि एहसास हो रहा था कि गरम पंथी की कुछ बातें मांगे सही है, क्योंकि नरम पंथी कुछ दल उनका समर्थन के लिए खड़े हो जाते हैं। वैसा समझिए, नरम पंथियों को यह धीरे धीरे एहसास हो रहा है, ये लोग को एहसास हो रहा है कि ये गरम पंथी की कुछ मांगे ना सही है, ये लोग जो मांग कर रहा है कुछ मांगे ये लोग का सही है, क्योंकि नरम पंथी के कुछ दल उनका समर्थन के लिए खड़े थे, यानी नरम पंथी वाले कुछ समर्थन के लिए खड़े हैं। और इसी कारणवश 4 प्रस्तावों को नरम पंथी ने स्वीकार किया और स्वराज, स्वदेश, बैंक और विदेशी दावा, ये प्रस्थान वर्जन और राष्ट्रीय शिक्षा को इन्होंने नकार दिया। यानी कि जब हमारा जो गरम दल वाले जो मांग कर रहे थे ना, इसमें कौन कौन सा मांग है जिसको ये लोग नहीं मतलब नरम पंथियों के लोगों की कौन सी मांग को गरम पंथी नहीं मांगे, तो स्वराज वाला, स्वदेश वाला, बैंक, विदेशी दवा और इन सभी का वर्जन किया और राष्ट्रीय शिक्षा का। और भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। एक है बंग भंग आंदोलन क्या है, वही बंगाल का विभाजन। तो बंग भंग आंदोलन का अर्थ है बंगाल का विभाजन, और करने वाले कौन, तो लॉर्ड कर्जन, इन्होंने बंगाल का विभाजन की घोषणा कर दिया था। और इसी कारण इस आंदोलन में सारा भारत एकत्र हो गया, यानी जैसे बंगाल का विभाजन हुआ ना, तो सारा लोगों का आँख खुल गया कि भाई हम लोग को आपस में बांट दिया गया है। और इस विभाजन का फ़ायदा क्या हुआ कि सारे भारत के लोग, कभी कभी क्या होता है कि 2 घर, मानो किसी के घर में तुम झगड़ा लगाते हो ना, तो कभी कभी प्यार उमड़ने लगता है। मतलब जब दूसरा कोई जो होंगे वो जान जाएंगे कि भाई ये हमारा फूट डाल रहा है और राज करेगा, जिसके चक्कर में दोनों भाई जो बिछड़े थे फिर से आपस में बंटने का पूरी कोशिश। तो वैसे जब ऐसे बंगाल का विभाजन हुआ, तो इस बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप सारे भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भाव आ गया और ये सारे लोग लगे अंग्रेज़ों का विद्रोह करने। ये एक ऐसा आंदोलन था जहाँ पर नरम पंथी भी और गरम पंथी भी पूरी तरह से वास्तविक रूप से इस आंदोलन में उपस्थित हो गए, सब लोग सम्मिलित हो गए। भाई ये तो हम लोग आपस में बांट देगा, लोग बांट कर अपना फ़ायदा उठा लेगा। तो नरम दल, गरम दल, किसान, जमींदार, महाजन, ठेकेदार, मुनीब, सब लोग मिलकर बढ़ चढ़, किसान भी, सारे लोग जितने भी होंगे सब लोग बढ़ चढ़ के, अब वो ये हो गया राष्ट्रीयता आंदोलन हो गया, सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए। लास्ट क्वेश्चन, एक बिल क्यों तैयार किया गया? एक बिल, तो स्वराज आंदोलन के दिनों में कई स्वदेश उद्योग उत्पन्न हुए। स्वराज जब आंदोलन चल रहा था देश के लिए, तो इन दिनों कई स्वदेशी मतलब अपने देश के लिए उद्योग उत्पन्न हुए, जिसके कारण विदेशों में तैयार जो माल की तुलना में स्वदेशी
बना माल अधिक अच्छा था। अपना देश में जो माल बन रहा था ना, कपड़ा उपड़ा, ये काफ़ी अच्छा था और छात्रों को जापानों की कारीगरी सिखाने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया। इसे ही एक बिल कहते हैं जी। यानी कि छात्रों को जापान की कारीगरी, जापान में बताया जाता है कि आज भी जो बच्चे हैं, सुनने में आता है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक तरह से कहा जाए तो कुछ आउटी कार्य भी करते हैं। जैसे मानो कि पेन में उसका नीब ढक्कन उक्कन लगाना, या मानो कोई पार्ट पुर्जा खिलौना विलौना का ये सबको जोड़ना, जैसे गाड़ी में मानो कि उसका चक्का उक्का लगाना। यानी पढ़ाई भी हो रहा है और साथ ही साथ ये कुछ टेक्निक वाला कार्य भी सीख ले, और आप पूरी तरह से खाली शिक्षा पर ही निर्भर है। तो वही यहाँ बताया गया, छात्रों को जापान की कारीगरी सिखाने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया। इसी को एक बिल कहा जाता है।